जहां मुस्लिमों की आबादी करीब करीब 70% है। और मुस्लिम के जितने भी हमदर्द पार्टी बनती है वो काम के वोट नहीं मांगती है, वो बीजेपी से डरा के वोट मांगती है। सारी पार्टियों ने लूटने का काम किया, अकलियत का कोई हमदर्द नहीं है सर। मुस्लिमों को डरा करके कि बीजेपी जीत जाएगी, इसीलिए वोट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। कि मुस्लिम बटे हुए हैं यहाँ कि मुसलमानों का रुख इस बार किधर होगा, ओवैसी की तरफ, तेजस्वी की तरफ। ये लालू यादव को भी गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी गाली दे रहे हैं और भाजपा को भी गाली दे रहे हैं। किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में, ठीक है सर। और सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है। यहाँ के लोग एंटी बीजेपी वोट करते हैं, ये बदनसीबी है। चाहत की उपज को लोग फसल कहा करते हैं, बिन चाहे जो उपज आए उसे लोग जंगल कहा करते हैं। तहजीब के धागे में पिरो लाया हूँ अल्फाज के अनमोल मोती, कोई इसे गीत तो कोई गजल कहा करते हैं। ये बिन चाहा फसल जो नीतीश कुमार की सरकार हम पे आज हुकूमत कर रही है, ये अनचाहा फसल है, ये जंगल है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ के अवाम उखाड़ फेंकेंगे। ओवैसी साहब ने ऐसे ऐसे जवानों को ही पागल बनाया है। ये ऐसा मतलब कि मसाला छोड़ते हैं कि ये कौम के बहुत बड़े राबर नजर आते हैं। ये सिर्फ बीजेपी का डर बना करके अपना सरकार बना लेती है। ये एबीपी न्यूज पर घंटों अपनी बात को रखते हैं, लेकिन शाहीन बाग के माओ से बहनों से मिलने का इनको 1 मिनट का वक्त नहीं रहता। काम करेंगे इस इलाके में, लेकिन कुछ किए नहीं उन्होंने, इसलिए यहाँ के सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है उन लोगों ने। नेता या राजनीतिक दल, कोई भी दल हो, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं हूं किशनगंज में। किशनगंज वो इलाका है जहां मुस्लिमों की आबादी करीब करीब 70% है। किशनगंज वो इलाका है जहां से तय होगा कि ओवैसी के उम्मीदवार हैदराबाद से चलकर यहां चुनाव मैदान में अपने उम्मीदवारों के साथ डटे ओवैसी सीमांचल के इस इलाके में, किशनगंज में कितनी सीटें जीतेंगे, कितनी सीटों पर महागठबंधन को नुकसान पहुंचाएंगे। किशनगंज और आसपास का वो इलाका है जहां जबरदस्त कामयाबी महागठबंधन को बीते चुनाव में मिली थी 2015 में। इस बार क्या होगा? किशनगंज वो इलाका है जहां से तय होगा कि मुसलमानों का रुख इस बार किधर होगा, ओवैसी की तरफ, तेजस्वी की तरफ। किशनगंज वो इलाका है जहां से किसी जमाने में लोकसभा की बात करें तो एमजे अकबर जीतते रहे हैं, जीते हैं, हारे भी हैं। वो इलाका है जहां से सैयद शहाबुद्दीन, जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के प्रमुख थे, वो यहां से जीते हैं। वो इलाका है जहां से शाहनवाज हुसैन यहां से जीते और केंद्र में मंत्री बने। किशनगंज कई मायनों में अहम है। किशनगंज वो इलाका है जहां से बांग्लादेश के घुसपैठियों के आने पर सवाल बीजेपी उठाती रही है। किशनगंज वो इलाका है जहां से दार्जिलिंग नज़दीक है, बंगाल नज़दीक है और कई सीमाएं, सरहदें यहां से मिलती है। लेकिन इस बार किशनगंज में क्या होगा? किशनगंज के मुस्लिम क्या सोचते हैं? पिछले चुनाव की बात करें तो किशनगंज जिले की 4 सीटों पर महागठबंधन को कामयाबी मिली, लेकिन जब उपचुनाव हुए एक विधायक के इस्तीफे के बाद तो ओवैसी की पार्टी उस किशनगंज सदर पर काबिज हुई। इस बार ओवैसी लगातार बीते 10 दिनों से किशनगंज में कैंप कर रहे हैं और आसपास के कई इलाकों में, किशनगंज के आसपास के इलाकों में करीब 22 उम्मीदवार ओवैसी की पार्टी के हैं। पिछली बार की बात करें, बताना जरूरी है अतीत, पिछली बार की बात करें तो ओवैसी ने किशनगंज और आसपास के इलाकों में, जिसे सीमांचल कहा जाता है, 6 उम्मीदवार खड़े किए थे, करीब 60,000 वोट मिले थे, 0.2% और हर सीट पर जमानत जब्त हुई। लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुए तो किशनगंज और उनके उम्मीदवारों को करीब करीब 3 लाख वोट मिले, उनके उम्मीदवार को। अब इस बार मुस्लिम क्या करेंगे, यही बड़ा सवाल है। इसलिए कि इस बार दांव पर एनडीए है, दांव पर गठबंधन है, इन सब के बीच ओवैसी हैं और ओवैसी और गठबंधन, इनकी किस्मत उम्मीदवारों की तय मुस्लिम करेंगे, क्योंकि ये इलाके मुस्लिम बहुल हैं। तो हमारे साथ इस शहर के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आज बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किशनगंज और आसपास के मुस्लिम ओवैसी और गठबंधन में से किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे, क्या राय है उनकी, यही बात करते हैं। एक एक करके मैं अलग अलग लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले चलिए आपसे शुरू करता हूं। किशनगंज चूंकि
पूरे देश की नज़र किशनगंज पे होती है, और इसलिए भी आबादी का जिक्र मैंने किया, इसलिए भी कि बहुत कुछ किशनगंज से आसपास के इलाकों का रुख का भी पता चलता है, और सबसे बड़ी बात इसलिए कि ओवैसी लगातार यहाँ डटे हैं, और सबसे बड़ी बात इसलिए कि ओवैसी लगातार कह रहे हैं 15 साल एनडीए ने भी बर्बाद किया, 15 साल लालू राबड़ी राज ने भी बर्बाद किया, दोनों पर हमले कर रहे हैं और साथ में अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या सोचते हैं किशनगंज और यहाँ की जनता और मुस्लिम क्या सोचकर वोट करेगा? देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ लाइन खानका चौक पर आए, आपका यहाँ पर धन्यवाद है, शुक्रिया है कि इस छोटे से जगह में आप आए। आपका यहाँ का सब लोग स्वागत करता है। जो बात आपने कहा कि ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में वो चाहते हैं कि हम मुसलमानों का लीडर बने, लेकिन आफ्टर ऑल मुसलमानों की आबादी हिंदुस्तान में बहुत ही कम है। और ये ओवैसी साहब जो लोग कहते हैं कि बी टीम है भाजपा के, ये दरस्ता है कि ये सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं और मुसलमानों को एकजुट करने की बात कहते हैं कि हम ही मुसलमानों के हितैषी हैं। इससे हमारे मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही है, मुसलमान का जो वजूद है वो और ख़तरे में आ रहा है। ऐसे लोगों से हम सभी लोगों को परहेज करना चाहिए, ऐसे पार्टी को कभी भी हम लोगों को नहीं चुनना चाहिए। अब देखिए, एक बात इन्होंने कह दी, और ये आरोप, बीच में ताली नहीं बजाएं, अच्छा नहीं लगेगा। एक आरोप ये ओवैसी पर लगता है कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह काम करते हैं। वो आरोप इसलिए लगता है, बाकी लोग अपनी बात कहेंगे, क्योंकि ओवैसी के उम्मीदवार अगर वोट काटते हैं, जीतते हैं तो जीत गए, लेकिन अगर सिर्फ वोट काटकर बीच में रह जाते हैं तो उस सीट पर जीत बीजेपी की होगी। यही किशनगंज शहर में हो सकता है, यही आसपास के उन इलाकों में हो सकता है जहां ओवैसी के उम्मीदवार हैं। इसलिए गठबंधन के लोग या गठबंधन के समर्थक आरोप ओवैसी पर लगाते हैं। कुछ लोग ओवैसी समर्थक भी होंगे यहाँ, मैं देखता हूँ, अभी बात करता हूँ, इससे आपको अंदाजा लगेगा। मेरा सवाल यही है कि किशनगंज और यहाँ के मुस्लिम ओवैसी और गठबंधन में से किसको चुनेंगे और क्यों चुनेंगे? आप क्या सोचते हैं? देखिए, यहाँ की जो आवाम है, चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, ना ओवैसी को चुनेगी ना महागठबंधन को चुनेगी। यहाँ नीतीश कुमार ने जो काम किया है बिहार में, और ख़ासकर अल्पसंख्यकों के लिए, इसलिए यहाँ की आवाम हमेशा नीतीश कुमार की सरकार चाहेगी, और इस बार भी एनडीए की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, ये एक एनडीए समर्थक आए। वैसे आपको बता दूं कि पिछले चुनाव में चारों सीटों पर यहाँ महागठबंधन को जीत हासिल हुई थी, जब जेडीयू और आरजेडी साथ थे, दोनों दलों का गठबंधन था। इस बार दोनों अलग हैं। तब जेडीयू के 2 उम्मीदवार किशनगंज जिले से जीते थे। भी नीतीश कुमार चूँकि जैसे यहाँ के सीएम उम्मीदवार थे, इसलिए लोगों ने जैसे उनको चुना। चलिए, ठीक है, आपकी राय है बाकी लोगों से, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि मुद्दा मेरे लिए अभी गठबंधन वर्सेस ओवैसी है, लेकिन एक राय इनकी भी। आप क्या सोचते हो? हम इस बार युवा हैं, ओवैसी साहब को चुनेंगे इसलिए कि इस बार सीमांचल के लोगों को इसलिए कि यहाँ पे एक ऑप्शन है। हमने 15 साल आरजेडी को दिया, 15 साल क्या नाम बीजेपी को दिया, गठबंधन को दिया, मगर इस बार मुसलमानों के लिए एक ऑप्शन है जिसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, और हम लोग युवा इस बार पतंग साहब को ही वोट करेंगे। तो ये ओवैसी की पतंग यहाँ उड़ेगी कि नहीं, ये तय किशनगंज और ऐसे लोग करेंगे। अगर ये करने उड़ेगी कि नहीं, वो तो अभी 10 तारीख को पता चलेगा। आप क्या करें? हमारे अभी भाई साहब ने कहा कि हम युवा हैं, हमें ओवैसी चाहिए, तो मैं अपने युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि युवाओं के लिए मैनिफेस्टो क्या है इनका। अभी तक तो ओवैसी साहब बिहार के लिए कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं किए हैं। ये बात हमें समझनी होगी, और ये तय भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम एनडीए की तरफ जाएंगे कि महागठबंधन की तरफ जाएंगे। जाना तो इनको पड़ेगा, वो किसी को चयन करेंगे, लेकिन ये निश्चित रूप से बीजेपी को चुनेंगे, जदयू को चुनेंगे, चूंकि ये बीजेपी की बी टीम है। वो किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में इन्होंने क्या किया, जब महाराष्ट्र में इन्होंने महाराष्ट्र में इन्होंने इलेक्शन लड़ा तो महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम किया, वहाँ भी बीजेपी को इन्होंने मजबूत किया। उसी तरीके से इन्होंने झारखंड में लड़ा, झारखंड भी इनको वायरन भेजे लोगों ने। लोग समझदार हैं, लोग ये जान रहे हैं कि ये बीजेपी की बी टीम है। वो झारखंड में भी जा करके बीजेपी को मजबूत करते हैं। अब आते हैं वो आप हैदराबाद में, ये हैदराबाद की अपने आप को बड़ी टीम कहते हैं कि हम हैदराबादी हैं। हज़ारों लोगों को अभी होटल में आ गए हैं, यहाँ पर घूम रहे हैं। तो हैदराबाद में ये 12 सीट पे मात्र लड़ते हैं, और सीमांचल का रुख इसलिए करते हैं कि यहाँ महागठबंधन का ये गढ़ है, इसको तोड़ने के लिए बीजेपी की ये साजिश पर यहाँ आते हैं।
ये कोई जवाब देगा इसका कि हैदराबाद में 12 सीट पर लड़ने वाले ओवैसी वहां से सैकड़ों किलोमीटर तय करके उसके बाद किशनगंज में आते हैं, पिछली बार लड़ते हैं, 0.2% वोट मिलते हैं, 80,000 सारी सीटों पर, 6 सीटों पर। इस बार फिर चुनाव मैदान में, इनका कहना है बी टीम है। ये बहुत सारे गठबंधन के समर्थक ऐसे लोग कहते हैं, लेकिन उससे अहम ये भी है कि क्यों ओवैसी, अगर ओवैसी को चुनते हैं तो। किशनगंज मुस्लिम बहुमत क्षेत्र है, यहाँ मुस्लिम को ठगने का काम किया गया। जितने भी सेकुलर पार्टी अपने आप को सेकुलर समझते हैं, सब मुस्लिम को ठगा है। मैंने कि बिरयानी का वो तेजपत्ता बना के रखा है कि पकाने का समय तो यूज़ करता है और खाने का समय निकाल के फेंक देता है। यहाँ का मुस्लिम ठगा हुआ महसूस है। कोई भी सेकुलर पार्टी मुस्लिम के साथ में नहीं है। यहाँ शिक्षा में कमी है, रोजगार में कमी है, स्वास्थ्य में कमी है। 15 साल, पिछले 15 साल जो है माँ बाप का जो सरकार चला, अभी पिछले 15 साल से जो है एक सरकार जो आ रही है जो लुटते हुए आ रही है। हम लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, यहाँ का सीमांचल के लोग ठगा हुआ महसूस। तो आपको लगता है हैदराबाद से ओवैसी जी यहाँ आ जाएंगे तो सारा इंसाफ करके और उसके बाद सीमांचल को पता नहीं क्या बना देंगे? आपको पता है? हाँ सर, आम ये राजद के कुछ है, कुछ जदयू के, कुछ MIM के, आम पब्लिक क्या चाहता है सर? हम लोग जब से देख रहे हैं सर, अकलियत को सारी पार्टियों ने लूटने का काम किया। अकलियत का कोई हमदर्द नहीं है सर। जो यहाँ NDA को हराएगा, आम पब्लिक उसी के साथ चले जाएगा, उसी को वोट देगा सर, जो NDA को हराएगा सर। देखिए, एक बात कही, एक मिनट आ रहा हूँ, ये बहुत अहम है कि जो NDA को हराएगा उसके साथ जाएंगे, और ये आखिर में फैसला हो सकता है। बहुत सारे लोगों से मैंने शहर में बात की, उनका कहना है 7 को वोटिंग है, 6 की रात को हम रुख देखेंगे, हमें लगेगा कौन हरा सकता है बीजेपी को, NDA के उम्मीदवार को, उसके साथ चले जाएंगे। आज हो सकता है जो लोग इधर हों उधर हों, वो उस रात एक तरफ हों जब उन्हें लगेगा। ऐसा इनकी बातों से मैं यही समझ रहा हूँ। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जेडी को वोट देंगे सर। वो लोग 10 लाख नौकरी का बारे बोला है सर, 4 लाख टीचर्स का वैकेंसी खाली है सर। जो वृद्धा पेंशन 400 रुपया दे रहा है, उसको 1000 रुपया देगा सर। जो युवाओं के लिए, आम पब्लिक के लिए काम करेगा उसको। युवा की आ रहा हूँ आपके पास भी आ रहा हूँ सर। मैं बोलना ताली प्लीज मत बताओ, ताली मत बजाओ, कोई ताली नहीं बजाओगे। सर, अभी भैया ने कहा कि बिरयानी में तेजपत्ता वाला बात कहा। ओवैसी साहब कि मुसलमानों को ठगने का काम किया महागठबंधन के सभी नेताओं ने। तो मैं ये पूछता हूँ, अब 22 आज जो भी सभी सेकुलर नेताओं ने आपने आरोप लगाया, 22-23 सीट पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। अगर मान लेते हैं ये 22 के 22 सीट भी जीत जाते हैं, आज ये लालू यादव को भी गाली दे रहे हैं, नीतीश कुमार को भी गाली दे रहे हैं और भाजपा को भी गाली दे रहे हैं। अगर ये 22-23 सीट पे भी लड़ जाते हैं, आज जिस तरह से ये गाली दे रहे हैं, कल के डेट में अगर सरकार बनाने की स्थिति आएगी तो इनका समर्थन किनको होगा? बस ये डायरेक्ट इतना ही बता दे। नहीं, वो कैसे बताएंगे? 22 पे 22 जीतेंगे नहीं। मान लीजिए कुछ जीत गए, मान लेते हैं कि 22 की 22 ये सीट जीत जाते हैं। अगर जीतने के बाद इनका समर्थन किनको होगा सरकार बनाने के लिए? तब ये क्या भाजपा को समर्थन देने जाएंगे या महागठबंधन को देने जाएंगे? बस इतना बता दे। चलिए, वो कुछ बताएंगे। समय आने पर हम लोग बताएंगे कि समर्थन किनको करेंगे। जो हमारे हित के लिए काम करेंगे मैं उनको समर्थन करूंगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं किनको समर्थन करूं। समय से पहले ये डिक्लेयर करना एक मिनट नहीं समझता हूं। किशनगंज में जब से ओवैसी साहब का यहाँ विधायक जीता है तो पूरा दंगा का रूप ले लिया है पूरा शहर में, ठीक है सर। और सबसे ज़्यादा हिंदू मुसलमान अभी किशनगंज में हो रहा है, सबसे ज़्यादा इसके ओवैसी साहब को आने के बाद। हम लोग शहर में रहते हैं, हम लोग बस स्टैंड में रहते हैं, देख रहे हैं तमाशा सर, ठीक है सर। पूरा एकदम बदनाम करके रख दिया है, पूरा एकदम शहर को बदनाम करके रख दिया है सर, ठीक है सर। मान लीजिए कि ये 24-22 सीट पर इलेक्शन लड़ा रहे हैं, 2-4 सीट के जीत करके जाएंगे, ये निश्चित रूप से जदयू या बीजेपी के पाले में जाएंगे। मैं वो उस बात को साबित करना चाह रहा हूँ। इनके साथ मायावती है, 3 तलाक पर ये वोट देते हैं। मायावती 3 तलाक पर, आप बोल लीजिएगा बाद में भाई, 3 तलाक पर ये मायावती केंद्र सरकार के साथ खड़ी रहती है। पूरे हिंदुस्तान जान रहा है। केसीआर के साथ ये रहते हैं, NRC पर भी और 3 तलाक पर भी और धारा 370 पर भी, ये जिनके साथ। लेकिन धारा 370 3 तलाक का तो ओवैसी ने संसद में खुल के विरोध किया। तो लेकिन बस वही बात है कि एक तरफ तो वो तलाक देते हैं और दूसरी पर जाकर के फिर शादी करते हैं। फिर एक तरफ वो तलाक देते हैं और फिर जाकर के केसीआर के साथ हाथ मिलाए रहते हैं, इधर मायावती के साथ हाथ मिलाए रहते हैं। ये क्या नीति है? ये नीति हमको गुमराह कर रही है। ये भारतीय पार्टी के एजेंट। अब इन्होंने बताइए, जहां ये MIM के कैडर थे वहां कैडर को टिकट इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने क्या किया? जिनके पास करोड़ों रुपया था उनको टिकट दिया। वो करोड़ों रुपया क्या कैसे वसूलेंगे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के गोद में जाएंगे और
करोड़ों रुपया लेकर के ये सरकार बनाने के लिए महागठबंधन इसके एनडीए के साथ जाएंगे। ये तो देखिए ये आरोप एक मिनट पीछे आ रहा हूँ आपके पास जवाब लेता हूँ, आ रहा हूँ। ये आरोप ओवैसी पर बहुत सारे लोग जैसे ये हैं, थोड़ा दूर हटिए आप लोग, ये आरोप ओवैसी पर लगा रहे हैं कि ओवैसी हैदराबाद से आए, पिछली बार पिछली बार तो नहीं जीत पाए 2015 में, लेकिन उपचुनाव में एक सीट हासिल हुई, लेकिन इस बार फिर 20-22 सीटों पर है। अब बात यही है कि वोट कटेगा और उसमें एनडीए को फायदा होगा, ये बहुत सारे लोगों का मानना है, और अगर कुछ सीट मिली तो भी उधर जा सकते हैं, ये यहाँ जो लोग हैं उनका मानना है। मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट मुस्लिमों का है, और हर बार यही होता है कि मुस्लिमों को डरा करके कि बीजेपी जीत जाएगी, इसीलिए वोट कन्वर्ट हो जाता है दूसरे में। पिछले बार हम लोग नीतीश कुमार को वोट दिए, नीतीश कुमार जीती, लेकिन ऐसा हुआ कि वो रातों रात हम लोग का वोट बीजेपी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि वो उससे जाके मिल गई। हम दिए नीतीश को, चला गया बीजेपी में। यहाँ तो बहुत बड़ी गद्दारी हुई, और यहाँ पे कोई भी सरकार बनती है कांग्रेस की या आरजेडी की, कोई काम नहीं करती है, सिर्फ बीजेपी का डर बना करके अपना सरकार बना लेती है। लेकिन एक रहनुमा हमारा आया है जो हिंदू मुस्लिम सब के लिए आया है, जो ओवैसी लोग कहते हैं कि बी टीम है, वो बी टीम, ऐसा बी टीम नहीं है, लेकिन वो अभी एक ऐसे मिनिस्टर, एक पढ़े लिखे ऐसा है जो संसद में खड़ा। मिनिस्टर कहाँ है अभी? ये मिनिस्टर नहीं है, मतलब मिनिस्टर है सर, मिनिस्टर। और हिंदू मुस्लिम आप कह रहे हैं, हिंदू उनको रहनुमा नहीं मानता? नहीं मानता है, लेकिन बहुत सब एमएलए को अभी खराब भी किए हुए हिंदू में, दलित उनके साथ आ रहे हैं, हिंदू वाले, ठीक है, दलित आ रहे हैं, और वो एक नेक इंसान है जो हक पे बात करते हैं। समझ गया रहा हूँ। एक मिनट सर, आपने कहा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को हिंदू रहनुमा, सर मुसलमान भी अपना रहनुमा नहीं मानते। कभी ओवैसी साहब ने सीमांचल का कोई भी स्टूडेंट को मेडिकल के वहाँ पे लिया, उसका मेडिकल कॉलेज चलता है, उनका मेडिकल बहुत कुछ चलता है, कभी आज तक तो एक बच्चे को गरीब घराने का कभी नहीं लिया उसने। यहाँ पे आके हेलीकॉप्टर खोलते रुद्रासा मैदान में, आप वार्ड नंबर 24 में जाके देखिए, फील्ड का सत्यानाश कर दिया। कोई भी हेलीकॉप्टर आता है, झंडा फहरा के चल जाता है, मगर फील्ड की साफ सफाई अभी भी नहीं चल रही है। तो ये बात तो इतनी बात से लग रहा है ना कि मुस्लिम बटे हुए हैं यहाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुसलमानों के रहनुमा है, आप कह रहे हैं ये बटे हुए। अब ये बताइए, यहाँ जैसे शेरशाहबादी, सुरजापुरी और कई तरह के मुस्लिम होते हैं, क्या क्या होते हैं मुस्लिम यहाँ? नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा। यहाँ मुसलमानों में 3 तरह की आबादी आ रही है। एक सुरजापुरी आबादी है जो मूलतः यहाँ की आबादी है, एक शेरशाह आबादी जिसको भटिया कहते हैं, एक पचमा बिरादरी की आबादी है, और हिंदुओं में भी 4-5 कास्ट के लोग रहते हैं। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि यहाँ वोट का बंटवारा निश्चित रूप से ओवैसी साहब आके कर करके और वो एनडीए को मजबूत करना चाह रहे हैं, ये बात तो साफ सुथरी है। अब मैं एमआईएम के बंधु से मैं कहना चाहता हूँ, जब गैस का दाम बढ़ता है तो ये सड़क पर नहीं रहते, जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है तो ये सड़क पर नहीं रहते हैं, एक भी कार्यकर्ता इनका सड़क पर नहीं उतरता है। जब गैस का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है, एक भी कार्यकर्ता एमआईएम का सड़क पर नहीं उतरता। ये सिर्फ टीवी चैनल पर रहते हैं और गुलाबी उर्दू बोलकर वोट लेना चाहते हैं। ये गुलाबी उर्दू वाले को लोग पसंद नहीं करेंगे। आप बताइए एनआरसी के मुद्दे, लेकिन ये बताइए किशनगंज सीट पे उपचुनाव तो जीती, कैसे उपचुनाव? जी हाँ, मैं उसके भी ओवैसी की पार्टी, मैं एक जवाब देता हूँ। एनआरसी के मुद्दे पे शाहीन बाग लगा हुआ था दिल्ली की सरजमीन पर, ये एबीपी न्यूज़ पर घंटों अपनी बात को रखते हैं, लेकिन शाहीन बाग के माँओं से बहनों से मिलने का इनको 1 मिनट का वक्त नहीं रहता है। ये बहुत कीमती बात है, आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर एनआरसी के मुद्दे पर वो शाहीन बाग जाते तो बीजेपी इनका हालत खराब कर देती, ये बात समझ लीजिए। एक बात बताइए, इसी किशनगंज सीट से जीती तो पार्टी उनकी, एक उपचुनाव में ओवैसी के उम्मीदवार जीते तो लोगों ने यहाँ वोट तो दिया, कैसे जीते तो इस बार भी जीत सकते हैं। ये मजबूरी थी, और ये मजबूरी थी। कैंडिडेट जो हम लोग चुनते हैं, काम करने वाला कैंडिडेट जो चुनते हैं, और दूसरी बात यह है कि मजबूरी नहीं थी, वो ताल्लुकात है। यहाँ पे बहुत सा वोट जो होता है ना, ताल्लुकात पे होता है। यहाँ पार्टी कभी कभी साइड हो जाता है, और मैं काम करेंगे लेकिन किया नहीं उन्होंने। हम लोगों ने सोचा कि कुछ काम करेंगे, ओवैसी के नए चेहरे आए हैं, कुछ काम करेंगे इस इलाके में, लेकिन कुछ किए नहीं उन्होंने। इसलिए यहाँ के सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है उन लोगों ने, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। नहीं आई वो नहीं, सवाल पैदा, लॉकडाउन में भी नजर नहीं आया, लॉकडाउन में भी नजर नहीं आया वो।
एमपी का छोड़ दीजिए, एमपी की बात मत बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, कांग्रेस क्या किया पूछिए, उनसे पूछिए कि 15 साल में कांग्रेस क्या किया। इसने कहा है कि आप एलपीजी गैस पे बाहर नहीं निकलते हैं, हमने एनआरसी में निकला, हमने 3 तलाक में निकला, और हमारा शनाख्त रहेगा तब ना हम बचेंगे। ओवैसी साहब ऐसे सख्त जिन्होंने बिल फाड़ा है एनपीआर एनआरसी के खिलाफ। ये बोल रहे हैं कि शाहीन बाग में ओवैसी साहब नहीं आए, शाहीन बाग में राहुल गांधी क्यों नहीं आया? आज सर पूरे बिहार में जोश है सर, पूरे बिहार में जोश है कि तेजस्वी सरकार आने वाला है सर। तेजस्वी युवा है सर, और पूरे बिहार का कायाकल्प अगर कोई करेगा वो तेजस्वी यादव करेगा, और पूरे बिहार में उसकी आंधी चल रही है सर। आप हर सभा देख लीजिए जहाँ पर लोग उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, बेरोजगारी के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर उसे चुनेंगे सर। अच्छा एक बात बताइए, एक तल्ख सवाल बोल रहा हूँ ऐसे। एक सेकंड जरा हटो बीच से यार, पहले बीच से हटो। हाँ एक सवाल बताइए, ऐसा नहीं लगता है कि मुसलमानों को हर दल समय समय पर मौके बेमौके वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करता है? इसी किशनगंज से कांग्रेस के एमजे अकबर जीते, इसी किशनगंज से बाबरी मस्जिद के लिए लड़ने वाले सैयद शहाबुद्दीन जीते, इसी किशनगंज से शाहनवाज हुसैन जीते, इसी किशनगंज से 3 बार शायद तस्लीमुद्दीन जीते जो लालू यादव के करीबी थे। इसी किशनगंज से सब जीतते रहे, लेकिन मैंने अगर देखा है आसपास किशनगंज के तो विकास की समस्याएं वही हैं। बहुत तरह के वादे दावे जो किए गए वो अधूरे हैं, हर पार्टी की तरह अधूरे हैं। तो लगता नहीं कि आप लोग ठगे जाते हैं, सिर्फ आप वोट बैंक हैं? लोगों को लगता है, एक सेकंड खत्म होने दीजिए। जो भी दल यहाँ चुनाव लड़ने आता है उसको लगता है कि 70% मुस्लिम है, इसलिए मुस्लिम कैंडिडेट खड़े कर दो, मुस्लिमों की बात करो, और उसके बाद अगर कुछ सीट मिलती है जीत कर निकल जाओ। चाहे हैदराबाद से ओवैसी साहब आए तो इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है सीमांचल में मुस्लिम वोट बैंक है। और क्या मेरा सवाल है कि 5 साल पहले अगर ओवैसी आकर सीमांचल के लिए बहुत कुछ करने की बात कर रहे थे, आपसे पूछना है 5 सालों में ओवैसी साहब कितनी बार आए, चुनाव छोड़ दें तो कितनी बार कैंप किया, और 5 साल में उन्होंने सीमांचल में क्या क्या कर दिया, ये बताइए मुझे। ये सवाल सीधा बताइएगा, चुनाव को छोड़कर ओवैसी साहब 5 साल में कितनी बार आके कितना महीने रहे और सीमांचल के लिए क्या क्या कर दिया? ओवैसी साहब जो हैदराबाद से बहुत बड़ा है, मगर जब यहाँ फ्लड आया, यहाँ जब बाढ़ आया, अब जाइए बासी अमोर में, वहाँ ओवैसी साहब का कैंप लगा है दवाई का, वहाँ पे बहुत काम हुआ है। वहाँ पे मैंने पूछा कि ओवैसी साहब 5 साल में कितनी बार आए? बहुत बार आए सर, 20 से 25 बार आए, 30 बार आए सर, बहुत बार आए, बहुत बार आए सर, पूछिए बहुत बार आए। अभी मैं ओवैसी साहब नहीं आया तो तेजस्वी यादव कहाँ से आ गया? तेजस्वी यादव नहीं आया, ना लालू के घर से आया, ना आपका ये एमपी जो कांग्रेस का है नहीं आया, एक बार भी नहीं आया। तो कोई नहीं आया। हो गया। तो ये एक मिनट तो ये मुद्दा ये है ना कि नेता मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर। एक मिनट मुसलमान, एक मिनट प्लीज यार, एक मिनट मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, मुद्दा ये है ना कि नेता या राजनीतिक दल, कोई भी दल हो, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं, चुनाव के मौसम में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जीत गए तो उनके कुछ उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे, हार गए तो फिर अगले चुनाव में आते हैं, जीतने के बाद भी हो सकता है बहुत सारे उम्मीदवार उस तरह से विधानसभा में काम नहीं करते। देंगे सर आपके सवाल का, ये जो मुसलमान हिंदू की बात जो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम वोट बैंक क्या नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात जो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ ये जो गंगा जमनी तहजीब है ये हमारे किशनगंज में ही देखने को मिलेगा। ओवैसी साहब ने ऐसे जवानों को ही पागल बनाया है, ये ऐसा मतलब कि मसाला छोड़ते हैं कि ये कौम के बहुत बड़े राबर नज़र आते हैं, लेकिन जब काम की बारी आती है तो ओवैसी साहब नज़र नहीं आते, सिर्फ टीवी पर नज़र आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के आवाम से कि ऐसे लोगों को ना चुने जो यहाँ गुमराह करके हिंदू मुसलमान में आपस में फ्रिक्शन पैदा कराए। बोल रहे हैं कि ओबीसी साहब जो है वोट कटुआ है, वोट काटने के लिए आए हैं। पिछले चुनाव में आज़ादी के बाद सबसे बेसी वोट लाने वाला यहाँ के जो ओबीसी के कैंडिडेट थे कमरुल हुदा थे और जीते थे। लोग यहाँ पे प्यार मोहब्बत से उसको वोट दिया, आज़ादी के बाद सबसे बेसी वोट दिया उसको। अच्छा ये बताइए, आपको कितना लगता है कि इस बार ओवैसी साहब अगर 22 सीट पर उनके उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं सीमांचल में, तो कितनी सीट आ जाएगी ओवैसी साहब को? देखिए सीमांचल में कोई हवा नहीं है। किसकी? ओवैसी साहब? नहीं, तेजस्वी की कोई हवा नहीं, यहाँ सब हवा खत्म हो गई है। बिहार सीमांचल के बाहर जो है, तो यहाँ किसकी हवा? ब्रेक है यहाँ जो है पतंग का ही हवा है।
किसकी हवा है? पतंग। अच्छा, ओवैसी साहब की हवा है। 2 सीट लाएंगे, 2 सीट। पतंग छाप एमआईएम जो है मुश्किल से 2 सीट ला सकते हैं लाने से। और ओवैसी साहब को कहीं हमला नहीं होता है, बैरिस्टर हैं एक, उसको एकदम बहुत यूनिटी मिलता है और कहीं नहीं उसको हमला होता है। सीमांचल एरिया में उन पर हमला हो जाता है, कुछ दिन पहले उनका हमला हुआ, कहीं नहीं होता है। वो एक नेता को यहाँ हो जाता है छोटा मोटा जगह में। अब सवाल ये भी है कि किशनगंज के लोगों के लिए या किशनगंज के लिए विकास का क्या मायने है, विकास के लिए क्या चाहिए और किस दल से क्या उम्मीद है? क्या वो भी कोई मुद्दा है या सिर्फ ये मुद्दा है कि 70% मुसलमानों की आबादी है, जो भी दल आएगा सुनहरे सपने दिखाएगा और मुसलमानों को उनमें अपना रहनुमा नजर आएगा, उसको वोट दे देंगे, कोई हैदराबाद से आए, कोई पटना से आए, कोई कहीं से आए? क्या विकास का कोई ऐसा काम जो 20 साल से अटका है, 30 साल से अटका है, किशनगंज को वो भी चाहिए क्या? कोई बताएगा? विकास के लिए सबसे पहले किशनगंज को जो पहली बार एक बड़ा स्कीम आया था, एक सपना दिखाया गया था, सपना क्या वो हकीकत भी था कहीं तक। मौलाना असरारुल हक साहब ने किशनगंज की धरती पर, किशनगंज की ज़मीन पर AMU लाने का काम किए, वो ज़मीन उमीन भी मिला, लेकिन अब तक उसके लिए फंड नहीं आया, उसको आगे की ओर बढ़ाया नहीं जा पा रहा है। जो जब तक ये चाहत की उपज कहते हैं, चाहत की उपज को लोग फसल कहा करते हैं, बिन चाहे जो उपज आए उसे लोग जंगल कहा करते हैं। तहजीब के धागे में पिरो लाया हूँ अल्फाज के अनमोल मोती, कोई इसे गीत तो कोई गजल कहा करते हैं। ये बिन चाहा फसल जो नीतीश कुमार की सरकार हम पे आज हुकूमत कर रही है, ये अनचाहा फसल है, ये जंगल है, इसको हम उखाड़ फेंकेंगे, यहाँ के अवाम उखाड़ फेंकेंगे और हम अपने चाहत की फसल तेजस्वी यादव को इस सरजमीन पर जिताएंगे। हमें उम्मीद है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, हमें उम्मीद है कि सबसे पहला जो यहाँ का स्टूडेंट मारा फिर रहा है, जो सही जगह पे पढ़ नहीं पा रहा है, सस्ते में पढ़ाई नहीं हो पा रही है, महंगाई झेलना पड़ता है, बाहर के विश्वविद्यालय में जाकर के पढ़ना पड़ता है, दूसरे यूनिवर्सिटी जो बिहार से भी बाहर है वहाँ रहना महंगा पड़ता है, और अगर हमारे किशनगंज में आ जाए तो वो सस्ता पड़ेगा। चलिए एक बात आ रहा हूँ आपके बता रहा हूँ, सबसे जरूरी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अगर वो जीता तो हम लोग, हमारे जितने भी आवाम और जितने भी किशनगंज में छोटे मोटे रहनुमा हैं, ये हम लोग उनको पकड़ेंगे और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनवाने का काम सबसे पहला काम। बहुत बड़ी बात कही, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की बुनियाद यहाँ रख दी गई, ऐलान किया गया, सोनिया गांधी ने भी कहा, कांग्रेस नेताओं ने कहा, लेकिन क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ब्रांच यहाँ बन गया? और नहीं बना तो क्यों नहीं बना? ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो यहाँ पर बुनियाद पड़ा, ये मरहूम तस्लीम साहब का ये उपज था। तस्लीम साहब ने ये नहीं पहुँचा कहाँ तक उपज ये, लेकिन किशनगंज के अंदर में जो आज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसमें जो आज भाजपा की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो ये इसको जानबूझ के षड्यंत्र के तहत यहाँ कोई पैसा नहीं दिया, फंड नहीं अलाउट किया, जो आज खदशा हाल में है। हम ये उम्मीद करेंगे कि हमारी सरकार बनेगी तो आज ये खदशा हाली से ये ऊपर उठ करके यहाँ के जो बच्चे हैं बाहर नहीं जाएंगे और हमारा यूनिवर्सिटी का काम होगा। सिटिंग में अभी MP है, MLA आपके कांग्रेस का सारा चीज है, कोई काम नहीं होता है किशनगंज में, कोई ये कुछ नहीं है, बस सिवाय बस कुछ नहीं है, बस ठेकेदारी करवाओ, सारा चीज है, इसी पीसी में जिंदगी चल रहा है, कोई मामला नहीं है। ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो बार बार बात हो रही है कि ओवैसी साहब के 22 उम्मीदवार अगर खड़े हैं सीमांचल में, सीमांचल वो इलाका है जहां गठबंधन को पिछली बार कामयाबी मिली थी, तो ये आरोप है बहुत सारे लोगों का यहाँ भी कि वो उम्मीदवार वोट काटेंगे, ऐसी स्थिति होगी कि उसमें NDA का उम्मीदवार जीत जाएगा और उससे उनको 2-4 सीट मिले ना मिले, लेकिन बिहार में NDA की जीत का रास्ता बुलंद करने में ओवैसी साहब की भूमिका होगी। यहाँ जो लोग हैं ये कहते हुए कि बीजेपी की बी टीम है। नहीं, हम तो नहीं मानेंगे कि ओवैसी साहब NDA के साथ में मिले हुए हैं। वो अभी भी दावा कर रहे हैं कि नहीं, हम जो है ना UPA के साथ में जाएंगे ना NDA के साथ में जाएंगे, हमारी जो भी सीट आएगी बस हम तनहा रहेंगे। अगर जिनको ज़रूरत हो सेकुलर को, ये नहीं कि कॉम्युनल, कोई भी कॉम्युनल हो, सेकुलर जो भी है उनका साथ देंगे हम, चाहे तेजस्वी जी हो,
वो अगर समर्थन लेंगे हमारा तो हम समर्थन देंगे उनको। सेकुलर का सर्टिफिकेट कौन बांटता है? एक मिनट हटिए जरा। बीजेपी या कांग्रेस वाले से ये सेक्युलर का सर्टिफिकेट बांटते हैं, ये लोग का काम नहीं है सर। अरे भाई आप शांति नहीं हो रहे हो बोलने दो। जी सर एक मिनट, ये जो शुभचिंतक है ओवैसी साहब के, यूपी में आजम खान आप भरते हैं तो पूरी फैमिली चली जाती है अंदर। सर यूपी में आजम खान आप भरते हैं तो पूरी फैमिली चली जाती है अंदर। और इतनी गंदी गंदी और भद्दी तकरीर जो होती है, इस पे क्यों नहीं कार्रवाई होती है? इस पे क्या समझा जाए कि बी टीम है कि सी टीम है, इसके क्या साबित होता है? अभी यहाँ पे बहुत सारी बात सुनने को मिली। आप देख लीजिए, जहाँ तक AMU सेंटर की बात हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 250 एकड़ जमीन दे करके वहाँ पे ये साबित कर दिया कि हम इसके पक्ष में हैं। उस टाइम UPA 2 की सरकार थी। आज तक जब तक रही UPA 2 की सरकार, फंड देना चाहिए उसको, उसी टाइम काम शुरू करना चाहिए, वो नहीं हुआ। जहां तक नीतीश कुमार के बारे में बोला जा रहा है कि रोजगार की बात आ जा रही है सामने, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि रोजगार चाहिए, देश के युवा बोल रहे हैं रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, मैं भी इसके पक्ष में हूँ, बट आप ये जान लीजिए आज रोजगार पे आदमी का ध्यान क्यों गया? क्योंकि मूलभूत जो समस्या थी, जब RJD की सरकार खत्म हुई, नीतीश कुमार के सामने एक बड़ा सा पहाड़ था समस्याओं का। जो रोड का हालत था, जो रोड क्राइम का मामला था, जो बिजली का मामला था, शिक्षा का मामला था, स्वास्थ्य का मामला था, उन सभी मामलों में क्या हालत थी? यहाँ पे जितने आदमी हैं अपने दिल में हाथ रख के एक मिनट बोल सर मैं बहुत देर से एक मिनट बोल। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ, मैं एक बेरोजगार हूँ, मैं एक मिनट शांत रहे, एक मिनट आ रहा हूँ। देखिए एक मिनट शांत रहिए, मैं आ रहा हूँ। ये खास बात, शांत आस्ते बोलिए ना। एक मिनट। अब एक चीज, एक किशनगंज में ये भी है कि 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। इस बार अगर देखें तो 2 सीट पर JDU चुनाव लड़ रही है, 1 सीट पर BJP है और एक सीट VIP को दिया गया है जो NDA गठबंधन का है, अगर हम NDA की तरफ से बात करें। और उसे एक मिनट शांत रहे। तो सवाल ये उठता है बार बार, मैं ये जानना चाह रहा हूँ मुस्लिम कैसे सोच रहे हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे इतनी घेराबंदी मेरी भी हो गई है, आपस में तहस भी है, नाराजगी भी है, हर तरह के लोग हैं। और इससे ये पता चलता है कि मुस्लिम मन बटा हुआ है, कुछ ओवैसी की तरफ हैं, कुछ महागठबंधन की तरफ हैं और कुछ JDU की तरफ भी हैं, कुछ लोग आए NDA के पक्ष में। सर मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ पर इंस्टेंट सर्वे करा लीजिए, एक छोटा सा बुलंद आवाज में पूछ लीजिए कितने युवा बेरोजगार हैं। आज जो तेजस्वी यादव ने वादा किया है सरकारी नौकरी देने का 10 लाख, और उसमें बताया भी है कि किस तरह से बजट में प्रावधान करके जो बिहार के बजट का 40% पैसा इस्तेमाल में नहीं आता है, वो पैसा वो इस्तेमाल करके वो नौकरी देने का काम करेंगे। 10 लाख बेरोजगार को पहली कलम से कैबिनेट में वो नौकरी देने का काम करेंगे। आप पूछ लीजिए यहाँ। चलिए अभी एक चीज मैं पूछता हूँ, किस तरह से बेरोजगार कर दिया युवाओं को, ना नौकरी देने की बात करते हैं और वो कहते हैं बार बार लैंडलॉक स्टेट। तो मैं जी तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि क्या जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप पंजाब देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, क्या ये लैंडलॉक स्टेट नहीं है? लेकिन यहाँ पर जो हमारे यहाँ से मजदूर, हमारे यहाँ से हम लोग सब, मैं कोटा में पढ़ा, मैं अलीगढ़ पढ़ने गया और फिर अभी मैं कोलकाता से बीटेक किया, फिर मास्टर्स भी वहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली और न यहाँ सरकारी कोई वैकेंसी निकलता है कि मैं नौकरी के लिए अप्लाई करूँ। और एक बार अप्लाई भी करता हूँ तो साल तक पता नहीं चलता है कि कब ये फॉर्म मेरा सबमिट होगा और कब मेरा एग्जाम। क्या नाम है? मेरा नाम है रेहान अहमद, मैं सिविल किया हूँ, बीटेक से मैंने सिविल किया और मास्टर्स कर रहा हूँ मैं। और कहाँ से मास्टर्स कर? मैं कोलकाता नरुला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैं और बीटेक कहाँ? बीटेक भी सेम कॉलेज से किया सर। मुझे नौकरी नहीं मिला, मैं बेरोजगार हूँ, इसीलिए मुझे अभी मजबूरी में अगर मुझे नौकरी मिल जाता तो मैं फिर मास्टर्स अभी करने का नहीं। चलिए एक सवाल मेरा है, एक सवाल, ऐसा क्यों नहीं कोई है बिहार में, कोई नेता बोल दे कि 10 लाख में नौकरी दूंगा। कल बीजेपी रोजगार के बारे में बोला है, नौकरी के बारे में नहीं, एक मिनट। बीजेपी 4 लाख नौकरी, 15 लाख रोजगार। चलो वादा सब करता, वादा कोई नहीं निभाता है। कैसे वादा निभाएगा? आज देखिए तेजस्वी यादव, मोदी जी वाला नहीं है 2 करोड़ रोजगार,
ये तेजस्वी जी वाला है जो बोलते हो 10 लाख 30 साल से 19 लाख नौकरी भाजपा भी बोल 30 साल से कैसे देंगे सर? 30 साल से वादा कोई पूरा नहीं लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं ये तेजस्वी यादव। 10 लाख और ये 19 लाख ये लॉलीपॉप देने का काम कर रहे हैं। अभी एक ऐसा जगह है 3 साल में पीछे रहिए ना। अच्छा एक सेकंड रुकिए। बहुत सारे लोग यहाँ हैं, जरा मैं अगर ये समझना चाहूँ कि यहाँ जितने लोग 50-60 लोग दिख रहे हैं, इसमें कितने लोग ओवैसी साहब की पार्टी के पक्षधर हैं, कितने लोग एनडीए के पक्षधर हैं, एक मिनट, और कितने लोग गठबंधन के पक्षधर हैं? तो मैं जरा जानना चाहता हूँ, इससे मुझे अंदाजा लगेगा कितने लोग ओवैसी साहब के पक्षधर हैं। नहीं ना, ये पतंग छाप हैं। एक मिनट, हाथ उठाइए। तो ये लोग ओवैसी साहब के पक्षधर हैं। ओवैसी साहब के पक्षधर लोग, ये 10 लोग इधर हैं। अब ये बताइए, पीछे हटिए। अब ये कितने लोग हैं? एक मिनट, जिंदाबाद के नारे मत लगाइए, रैली नहीं कर रहे हम। अब यहाँ कितने लोग हैं जो गठबंधन के पक्षधर हैं? जिंदाबाद। अब देखिए ये स्थिति, एक मिनट, जिंदाबाद के नारे नहीं। अब इससे एक बात तो तय है इन तस्वीरों से। ये चौक का नाम फिर से बताइए, क्या नाम? ये लाइन खान का चौक है। ये तो तय है कि यहाँ जो लोग दिख रहे हैं उसमें बहुत सारे लोग उधर भी हैं, मतलब ओवैसी की तरफ, बहुत सारे लोग इधर भी हैं, मतलब गठबंधन की तरफ। यहाँ जेडीयू के पक्षधर भी हैं, हाथ उठाइए। नहीं है अभी, यहाँ नहीं, 2 लोग मिले थे, अभी नहीं है। तो इससे ये बात तो है कि किशनगंज की बात कर रहा हूँ, स्पेसिफिक मुस्लिम बटे हुए हैं। किशनगंज सदर से पिछली बार ओवैसी के उम्मीदवार जीते थे उपचुनाव में। इस बार भी 4 दलों का यहाँ मुकाबला है, जिसमें ओवैसी भी के उम्मीदवार भी हैं और यहाँ मुस्लिम बटा हुआ। तो ये तो मान लें कि मुस्लिम बटा हुआ है, तो इस सीट पर मुस्लिम गठबंधन की तरफ बटा हुआ नहीं है, मुस्लिम बटा हुआ जीतेंगे। पतंग छाप भी जीता ऐसे इस बार भी जीतेंगे सर। एक दिन बचा है ना, उन एक दिन में पूरे के पूरे पतंग छाप में वोट देंगे। जीता है सर, अभी भी जीतेंगे। एक बात, आज जो 2, 4, 10 हाथ आप ओवैसी के पक्ष में देख रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है वो हमारे ही समाज के नौजवान हैं। वो हमको उम्मीद है कि वो कल सुबह तक बदली हो जाएंगे, वो सब आरजेडी को ही वोट। नहीं सर, ये हो नहीं सकता है। हम उपचुनाव जीते हैं, अभी भी जीतेंगे। ओवैसी साहब को जिताएंगे हम लोग। 4 विधानसभा भी हारेंगे, में सिर्फ ओवैसी ही जीतेगा। इनके अध्यक्ष, इनके प्रदेश अध्यक्ष का घर है कोचाधामन, गृह क्षेत्र है उनका कोचाधामन, लेकिन वो लड़ने गए अमोर से भी लोग इनको भगाएंगे। ओवैसी कांग्रेस से सीखा है, यहाँ के लोगों को वो जान चुका है, तब हैदराबाद से यहाँ आया। यहाँ के लोग एंटी बीजेपी वोट करते हैं। ये बदनसीबी है कि यहाँ के लोग एंटी बीजेपी करते हैं और मुस्लिम के जितने भी हमदर्द पार्टी बनती है वो काम के वोट नहीं मांगती है, वो बीजेपी से डरा के वोट मांगती है। कांग्रेस भी वही काम कर रही है, ओवैसी भी वही काम कर रही है। और ओवैसी साहब जो है ना, वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस और आरजेडी से ही सीख के आए हैं। अफसोस की बात है सर कि ओवैसी साहब को लोग पहले जो बाई इलेक्शन में जीत मिला है, या जो वोट आप बात कर रहे हैं लोकसभा में मिला, वो इसलिए मिला क्योंकि यहाँ के लोगों का ये मन बना कि यादव का नेता लालू यादव हो गया, कुर्मी का नेता आपको क्या नाम है नीतीश कुमार जी हो गए, यहाँ जो है आपको पासवान का नेता उस समय रामविलास पासवान जी हो गए थे। तो इस तरह से तमाम जो पार्टी के जात के लोग नेता हो गए थे, उसी तरह मुस्लिम का नेता यहाँ के लोग अख्तरुल इमान और ओवैसी को बनाना चाह रहा था। लेकिन यहाँ के दोनों पार्टी जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ डर पे वोट मांगती है, उसके पास कोई अपना स्कीम नहीं है। पिछले 20 साल से सर विकास के नाम पे ये हुआ है, विकास जो पार्टी कह रही विकास, सुअर घूम रहा है मंदिर एक सवाल है, लोग ओवैसी साहब को अगर बीजेपी के बी टीम कहती है, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश का हाल देखिए, कर्नाटक का हाल देखिए, गोवा का हाल देखिए, असम का हाल देखिए कि
बी टीम का काम क्या ओवैसी साहब ने किया है या कांग्रेस का काम किया है? सर कांग्रेस किया बी टीम। सर ठाकुरगंज विधानसभा में एमआईएम का सीट किसको दिया है सर? जिसको कोई नहीं जानता है उसको एमआईएम का टिकट दिया है सर। वहाँ का आदमी से इमोशनल किया है सर, आदमी का इमोशनल से खेला है सर, वहाँ से आदमी का इमोशनल से चलो। तो ये स्थिति है। और इस चौराहे पे आपने देखा, मैं चाहता था कि एक एक करके लोग बात करें, लेकिन इतने लोग जुट गए और इसमें लगभग 100 लोग हैं। और इससे ये बात साफ है कि मुस्लिम नहीं, मुस्लिम बहुत बटे हुए हैं। फिलहाल किशनगंज से इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूं। अब किसी और इलाके में जाऊंगा और बात करने समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि सीमांचल में ओवैसी फैक्टर तो है। अब वो फैक्टर उनके पक्ष में, उम्मीदवार कितने जीतेंगे, वोट कितनी जगह काटेंगे, किसको नफा नुकसान होगा, ये आपको 10 तारीख को पता चलेगा। लेकिन यहाँ तो दिखा किशनगंज में कि मुस्लिम साफ साफ बटे हुए हैं, आधे इधर आधे उधर जैसी स्थिति है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करता हूँ। नमस्कार।